एवरीवन, CST पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर 2 है जो क्लास 11 BBA, BCom, PGT कॉमर्स, PGT इकोनॉमिक्स, अकाउंट असिस्टेंट, नेट इन कॉमर्स, नेट इन मैनेजमेंट एंड नेट इन इकोनॉमिक्स के लिए एक यूज़फुल टॉपिक है। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से रिलेटेड सारे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए कर्व which shows the various alternative production possibilities of two goods that can be produced with given resources and techniques of production. Given resources and technique of production, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो कर्व है जो दो प्रोडक्ट के वेरियस कॉम्बिनेशंस को शो करता है इन गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्निक। और इन सिंपल वर्ड यू कैन से डैट कि भाई हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं, यानी कि एक इकोनॉमी के पास जितने रिसोर्सेज हैं वो दो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में उन रिसोर्सेज को यूज़ करती है। टेक्नोलॉजी फिक्स है, रिसोर्सेज फिक्स हैं, तो जो कर्व वो दो कमोडिटी के कॉम्बिनेशन को शो करेगा उसे क्या कहेंगे? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो आपको क्लियर होगा ये चीज़। सी, दिस इज अवर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसमें मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है क्लॉथ और वाई एक्सिस पे लिया है व्हीट। सी, क्लॉथ, व्हीट। अगर मैं सारे रिसोर्सेस या कोई भी इकोनॉमी सारे रिसोर्सेस क्लॉथ के लिए यूज़ करती है तो वो 5 मिलियन मीटर क्लॉथ प्रोड्यूस करती है। अगर कोई इकोनॉमी सारे रिसोर्सेस व्हीट प्रोडक्शन के लिए यूज़ करती है तो वो 15 मिलियन क्विंटल व्हीट प्रोड्यूस करती है। अगर वो बी कॉम्बिनेशन पे ऑपरेट करती है तो 40 मिलियन क्विंटल व्हीट एंड 1 मिलियन मीटर क्लॉथ। If that economy operate at C point, then able to produce 12 million quintal of wheat and 2 million meter of cloth. At point D, 9 million quintal of wheat and 3 million meter of cloth. At point E, 5 million quintal of wheat and 4 million meter of cloth. यानी कि जो कर्व दो क्वांटिटी के वेरियस कॉम्बिनेशंस को प्रोड्यूस करता है गिवन टेक्नोलॉजी में, गिवन रिसोर्सेज से, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सी, अब आप देख रहे हो कि एक की क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए दूसरे की क्वांटिटी डिक्रीज करनी पड़ती है। व्हाई? बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन्हीं से आपने दोनों कमोडिटी को प्रोड्यूस करना है। तो अगर आप एक की यूनिट को इंक्रीज करना चाहते हो तो दूसरे की यूनिट को क्या करना पड़ेगा? आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो कर्व है जो दो कमोडिटीज़ के वेरियस कॉम्बिनेशन को शो करता है जिनको कोई भी इकोनॉमी अपने गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस कर सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं। इकोनॉमी को डिसाइड करना है वो किस पॉइंट पे ऑपरेट करेगी। Then it is also known as transformation curve और production possibility frontier। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल टू सोल्व द सेंटर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। PPC कर्व को हम एक टूल की तरह भी यूज़ करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी को सोल्व करने के लिए। एज वी डिस्कस इन लास्ट क्लास, देयर आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो इन प्रॉब्लम के सोल्यूशन में भी PPC कर्व हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमें चूज़ करना पड़ता है। तो ये आपको वेरियस अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहा है दो कमोडिटीज़ में रिसोर्सेज यूज़ करके। अकॉर्डिंगली यू विल
choose a particular alternative for your economy. Then next is production possibility schedule. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल एक टेबुलेटेड फॉर्म है। जो चीज़ हमने डायग्राम से दिखाई, स्टेटमेंट में दिखाई, उसको हम नंबर से यानी कि जो क्वांटिटीज़ हैं उनसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो टेबुलेटेड फॉर्म में हम ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दैट थिंग इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। द टेबल शोइंग डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। यानी कि दो कॉम्बिनेशन को शो करता है, और यहाँ पे हम सिर्फ क्वांटिटी देख रहे हैं, डायग्नोस्टिक फॉर्म में नहीं देखते। सपोज पॉसिबिलिटीज के नेम है A B C D E F। सारे रिसोर्सेज क्लॉथ में यूज़ करा है तो आपका 5 मिलियन मीटर। सारे रिसोर्सेज वीट की प्रोडक्शन में यूज़ करती है कोई इकोनॉमी तो 15 मिलियन मीटर। देन 0 से 1 मिलियन क्लॉथ करती है तो कितने, 14 मिलियन वीट। देन 2 मिलियन मीटर क्लॉथ करती है तो 12 मिलियन वीट, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, गिवन है। 3 मिलियन करती है तो ये 9 मिलियन, 4 मिलियन करती है तो ये 5 मिलियन। यानी कि इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए वीट की क्वांटिटी को क्या करना पड़ा, डिक्रीज करना पड़ा। तो ये टेबुलेटेड फॉर्म में अगर हम इसको शो करते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। सी आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो कि हर यूनिट में जो इंक्रीमेंट है वो इक्वल हो रहा है, 1 मिलियन का हो रहा है, लेकिन ईच एक्स्ट्रा 1 मिलियन के लिए जो सेक्रीफाइस है, दैट सेक्रीफाइस कॉन्टिन्यूसली गोज ऑन इंक्रीजिंग। फर्स्ट देखिए, ये जो सेक्रीफाइस है, फर्स्ट के लिए 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो इक्वल इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सेक्रीफाइस है इक्वल नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए वो कॉन्टिन्यूसली क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये जो सेक्रीफाइस है, द सेक्रीफाइस ऑफ वन commodity to increase the quantity of other commodity is called marginal opportunity cost of clothes, or you can say marginal opportunity cost of other commodity in relation to one commodity। तो पहले 1 का सेक्रीफाइस किया, ये एज इट इज क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ नहीं है। देन 15 to 14 हुआ, 1 का सेक्रीफाइस किया। देन 14 to 12 हुआ, 2 का सेक्रीफाइस किया। 12 to 9 हुआ, 3 का सेक्रीफाइस किया। 9 to 5 हुआ, 4 का सेक्रीफाइस किया। 5 से 0 हो गया, 5 का सेक्रीफाइस किया। आप देख रहे हो कॉन्टिन्यूसली दिस सेक्रीफाइस गोज ऑन इंक्रीजिंग। इसका रीज़न अभी लेटर हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले मुझे बताइए इतना क्लियर है कि नहीं। तो टेबुलेटेड फॉर्म में हम कॉम्बिनेशन को दिखाते हैं तो वो क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, the cost of sacrificing of one unit, or you can say unit of one commodity to increase the unit of another commodity is called marginal opportunity cost। clear है? later on we will discuss all these things in detail। तो schedule clear है? then come at assumption। assumptions of PPC। इकोनॉमिक्स में कोई भी कॉन्सेप्ट बिना अजम्पशन के नहीं बनता है, बिकॉज इकोनॉमिक इज डायनेमिक। बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ किसी चीज़ को इम्पेक्ट करती हैं। तो अगर आप एक कंसेप्ट को स्टडी करना चाहते हो तो अदर थिंग को आपको कांस्टेंट एज्यूम करना होगा, या उसके लिए कुछ सेट ऑफ अजम्पशन सेट करनी होगी। सपोज इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो हम ये 3 अजम्पशंस एज्यूम करते हैं। 1 इज, जो कि डेफिनेशन में भी आई थी, द रिसोर्सेज अवेलेबल आर फिक्स, यानी कि रिसोर्सेज फिक्स है, उनमें कोई चेंज नहीं होता। द टेक्नोलॉजी रिमेन अनचेंज, जो टेक्निक है प्रोडक्शन की उसमें भी कोई चेंज नहीं होता। देखिए, अगर रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, कर्व शिफ्ट हो जाएगा। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी तो उसकी वजह से भी कर्व में शिफ्ट आ जाएगा। यहाँ पे हम एक फिक्स कर्व को स्टडी कर रहे हैं, तो इन दोनों को क्या मान रहे हैं हम, फिक्स।
द रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड, और कोई गुंजाइश नहीं है रिसोर्सेज में और ज़्यादा यूटिलाइजेशन की। एक इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम फुली यूटिलाइज कर चुके हैं। ये 3 अजम्पशन को रखकर वी स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ, और यू कैन से कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्लियर है? The resources are not equally efficient in production of all the goods. So if resources are transformed from the production of one goods to another, the marginal opportunity cost increases. आपने देखा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट क्या हो रही थी, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही थी। उसका रीज़न क्या था कि जो रिसोर्सेज हैं वो सभी चीज़ों के प्रोडक्शन में इक्वली एफिशिएंट नहीं हैं। अगर किसी चीज़ का आप प्रोडक्शन कर रहे हो और वहाँ पे कोई रिसोर्स कम यूज़ हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उतने ही रिसोर्सेज से दूसरे प्रोडक्ट की भी उतनी ही क्वांटिटी प्रोड्यूस की जा सके। यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो फुली ट्रांसफरेबल नहीं होते और यू कैन से इक्वली एफिशिएंट नहीं होते फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज क्यों होती जाती है? रीज़न यही है, ऑल रिसोर्सेज आर नॉट फुली एफिशिएंट टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, और यू कैन से इक्वली एफिशिएंट। दिस इज द कर्व विच वी ऑलरेडी डिस्कस। तो अगर आपको पीपीसी आता है देन डिस्क्रिप्शन दोगे आप, उसके बाद आप शेड्यूल दोगे, अजम्पशन दोगे, कर्व दोगे, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। देन come at attainable and unattainable combinations. See, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे जो हमने ये कर्व बनाया था इस पे हमने फुली यूटिलाइज कर लिया, यानी कि सारे रिसोर्सेज बहुत ही बेस्ट यूटिलाइज हुए हैं ऑन दिस कर्व। ठीक है, अगर इसके अटेनेबल की हम बात करते हैं तो अटेनेबल में इसके अंदर के सारे पॉइंट आते हैं। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अटेनेबल कॉम्बिनेशन तो आप जितना ये येलो शेडेड एरिया है आप कोई भी कॉम्बिनेशन ऑपरेट कर सकते हो। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन तो इस येलो एरिया के बाहर का कोई भी कॉम्बिनेशन इकोनॉमी अचीव नहीं कर सकती। अगर हम एग्जांपल की बात करें जो हमने डायग्राम बनाए हैं उसमें कॉम्बिनेशन ए क्या है? अटेनेबल। कॉम्बिनेशन बी क्या है? अटेनेबल, बट बी इज बेटर देन ए, क्योंकि अगर आप ए पे ऑपरेट कर रहे हो इट मीन्स यू आर नॉट फुली यूटिलाइज योर रिसोर्सेज। आपके पास अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का स्कोप है यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि जितने भी आपके इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज हैं ये उसकी बाउंड्री लाइन है बेस्ट यूटिलाइजेशन की। अगर आप इसके अंदर ऑपरेट कर रहे हैं मीन्स आपके पास पॉसिबिलिटी है अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए विद गिवन रिसोर्सेज एंड techniques. But if we are talking about C point, with the given resources and given techniques, no economy is able to achieve or target the point which is beyond the production possibility curve. तो PPF के beyond है जो उसको वो given resources से अचीव नहीं कर सकती। इसे अचीव करने के लिए या तो रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे या टेक्निक्स अपग्रेड करनी पड़ेगी, इम्प्रूव करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। यही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ऑल पॉइंट ऑन और इनसाइड द फ्रंटियर आर अटेनेबल, इसके ऊपर और इसके अंदर के सारे पॉइंट क्या हैं? अटेनेबल। पॉइंट ए इज अटेनेबल सो दैट पॉइंट बी, पॉइंट ए इज अटेनेबल सो इज पॉइंट बी, इनफैक्ट बी इज बेटर। लेकिन अगर आप बी पे ऑपरेट करते हो it is better for your economy. It means you are able to fully utilize your resources and technique. Point C is unattainable. As I already told you, if you want to achieve point C, you have to increase your resources and change your techniques, or you can say technology. Clear है? Attainable, unattainable. Then come at characteristics of PPF. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो कमोडिटी के, मैंने अलग अलग डायग्राम में अलग अलग एग्जांपल लेके आपको दिखाए हैं। यू कैन टेक एनी एग्जांपल
और अगर आपको नेम नहीं लिखने हैं तो आप एक्स एंड वाई भी यूज़ कर सकते हैं। एक्स एक्सिस के लिए एक्स प्रोडक्ट, वाई एक्सिस के लिए वाई प्रोडक्ट, यू कैन टेक एनी नेम। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज पीपीएफ स्लोप डाउनवर्ड। जो पीपी कर्व है उसकी स्लोप डाउनवर्ड होती है। क्यों डाउनवर्ड होती है? बिकॉज फॉर इंक्रीजिंग द यूनिट ऑफ वन कमोडिटी वी हैव टू डिक्रीज द यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। अगर किसी चीज में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता और यू कैन से इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। इनडायरेक्ट रिलेशन मीन्स एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, दूसरी चीज इंक्रीज हो रही है तो पहली चीज कम हो रही है। अगर किसी भी चीज में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है तो उसका कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनता है। चाहे इकोनॉमी में एक चीज माइंड में सेट कर लो, जहाँ पे भी इनवर्स रिलेशन की बात होगी, इनडायरेक्ट रिलेशन की बात होगी, जो कर्व होगा वो क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज को इंक्रीज करने के लिए दूसरी चीज को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज। मोर ऑफ वन गुड्स कैन बी प्रोड्यूस बाय ओनली टेकिंग रिसोर्सेज अवे फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड। पीपीएफ इज कॉनकेव शेप। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है पीपीएफ की जो शेप है वो कॉनकेव होती है। किसी भी चीज की शेप कॉनकेव तब होती है जब उसकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी जो रेट है, जो कॉस्ट है, और यू कैन से मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, वो कॉन्टिन्यूसली अगर इंक्रीज होती है तो उसको क्या कहते हैं? शेप को कॉनकेव शेप। कॉनकेव शेप उन सब चीज़ों के लिए होगी जहाँ पर जो सेक्रीफाइस है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होगा फॉर सेम यूनिट्स। because of increasing MRT, marginal rate of transformation, or you can say marginal rate of opportunity cost means the same. Marginal rate increases because it is assumed that no resource is equally efficient in production of all goods. Marginal rate बढ़ती जाती है because ये assume किया जाता है कि resources हर चीज के प्रोडक्शन के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं है। दैट्स वाई दिस शेप इज कॉल्ड कॉनकेव। इस तरह की शेप कॉनकेव है, और अगर इस तरह की शेप आती तो वो क्या है? कॉन्वेक्स। अगर ये एक्सिस हैं और ऐसी शेप आई तो वो कॉन्वेक्स है, और इस तरह की शेप क्या होती है? कॉनकेव। कॉन्वेक्स कब होगी वो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। तीनों चीज़ें, स्ट्रेट लाइन कब होगी, कॉनकेव कब होगी और कॉन्वेक्स कब होगी। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। टेक्निकली देख लीजिए, वैसे मीनिंग आपको मैंने बता दिया। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टेक्निकल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स द सेम। क्या है ये? एक यूनिट की कमोडिटी को इंक्रीज करने के लिए यू कैन से वन कमोडिटी की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए अगर दूसरी कमोडिटीज का सेक्रीफाइस किया जाता है उसको क्या कहते हैं? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। The marginal opportunity cost is the rate at which the quantity of an output of one commodity is sacrificed to produce one more unit of the other commodity. एक more unit के लिए दूसरी जो commodity है उसका जो sacrifice किया जाता है उसको क्या कहते हैं? marginal opportunity cost. आपको एक सिंपल टर्म में भी इसको समझ सकते हो। सपोज आपका एग्ज़ाम है कल, और एग्ज़ाम देने के लिए आप पूरी रात जगते हो, अच्छे से सोते नहीं हो, तो आपने अपनी स्टडी करने के लिए क्या सेक्रीफाइस किया? आपने सेक्रीफाइस किया अपनी नींद। अच्छे से आप सो नहीं पाए। लेकिन अगर आप थोड़ा भी नहीं सोए और पूरी रात जागे हो तो इसका आपको डिसएडवांटेज भी मिल सकता है। एग्ज़ाम में आप स्लीपी फील कर सकते हो और आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम राइट नहीं करोगे। इसलिए स्टडी करने के साथ साथ आपको मैनेज करना है कि किस तरह से आप जो सेक्रीफाइस कर रहे हो वो आपकी परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब ना करे, हैम्पर ना करे। इसलिए हमने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन तो कर रहे हो, आप अपने सोने का टाइम पढ़ाई में ट्रांसफ़र कर रहे हो, लेकिन कितना ट्रांसफ़र करोगे, कितनी आपकी कैपेसिटी है, ताकि कल भी आप फ्रेश फील करो, एग्ज़ाम के टाइम पर भी फ्रेश फील करो, उतना ही सेक्रीफाइस करना है।
ठीक है। सेम रिसोर्सेज में भी होता है कि अगर रिसोर्सेज को एक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से निकाल के दूसरे प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में लगाते हैं तो वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होते हैं। तो हमें देखना है कहाँ तक वो एफिशिएंट है, वहाँ तक ही उनको ट्रांसफॉर्म करो फ्रॉम वन कमोडिटी टू अनदर। सेम वही रीज़न है यहाँ पे भी, इंक्रीजिंग marginal opportunity cost operate because productivity and efficiency of factor of production decrease as they are shifted from one use to another, as we already discussed. Now come at the concept of marginal rate of transformation. सारी चीज़ें सेम है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स द सेम। इसको अलग अलग तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो लेकिन दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम है। दिस इज ऑल्सो योर अपॉर्चुनिटी कोस्ट। यहाँ पे आप इसको MRTS भी लिख सकते हो। दिस इज ऑल्सो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ की बात करती हूँ तो यही क्या है आपकी अपॉर्चुनिटी कोस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट। MRT is the ratio of the number of unit of a commodity sacrificed to gain an additional unit of another commodity। यानी MRT क्या है, change in unit sacrifice upon change in unit gain, change in unit sacrifice upon change in unit gain, यही अपॉर्चुनिटी था। MRT increases because it is assumed that no resource is equally efficient in production of all goods, means the same, वही सेम चीज़ है, सिर्फ डिफाइन करने का तरीका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसी चीज़ को अगर हम इस टेबल में अप्लाई करते हैं तो क्या है, चेंज इन रिसोर्सेस। तो यहाँ पे कितना सेक्रीफाइस किया, 1, कितने यूनिट्स के लिए, 1 के लिए, तो 1/1 1, और इसको आप 1:1 भी लिख सकते हो। देन नेक्स्ट के लिए 2, 2/1 2:1, देन 3:1, देन 4:1, 5:1 एंड सो ऑन। यानी कि एक यूनिट के लिए 1 सेक्रीफाइस, एक यूनिट के लिए 2 सेक्रीफाइस, एक यूनिट के लिए 3 सेक्रीफाइस, एक यूनिट के लिए 4 सेक्रीफाइस। तो यह भी क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और यही क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है। तो सेम चीज़ है, सिर्फ वर्ड कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको अलग अलग यूज़ करते हैं, लेकिन आपने एक ही तरह से इनको डिफाइन करना है। क्लियर है कंसेप्ट। चलिए अभी मैंने आपको बात की थी, शेप की बात करते हैं, कब कॉन्वेक्स होती है, कब कॉनकेव होती है, और कब ये स्ट्रेट लाइन होती है। सी shape of PPC, the shape of PPC depend on marginal rate of transformation, or you can say marginal opportunity cost। PPC की शेप MRT और marginal cost के ऊपर डिपेंड करती है। If MRT rising then PPC will concave to the origin। अगर सेक्रीफाइस इंक्रीज होता जाता है, MRT इंक्रीज होती जाती है, तो शेप कैसी रहती है, कॉनकेव। अगर MRT कांस्टेंट है, यानी कि हर एक के लिए एक ही यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 1:1 सेम रहता रेशो, तो फिर कैसी बनेगी, स्ट्रेट लाइन। इफ MRT इज फॉलिंग, अगर MRT और यू कैन से मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होती जाती है, तो क्या करते हैं, PPC कर्व कैसा होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो उसकी शेप कॉनकेव नहीं होती, कॉन्वेक्स होती है। एज वी ऑलरेडी डिस्कस, ये क्या है, कॉनकेव शेप, स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज योर कॉन्वेक्स। तो शेप किसके ऊपर डिपेंड करती है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और यू कैन से मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है। देन कम एट शिफ्ट ऑफ PPC और PPF। कब शिफ्ट होता है, मैंने बीच में भी डिस्कशन में बताया भी था, शिफ्ट तब होता है जब रिसोर्सेज चेंज होंगे, रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे तो अपवर्ड शिफ्ट होगा, रिसोर्सेज डिक्रीज होंगे तो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। लेकिन ये तभी होगा जब जो रिसोर्सेज हैं वो दोनों कमोडिटी के लिए चेंज होंगे। यानी कि जो रिसोर्सेज इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं,
ये इंक्रीज और डिक्रीज बोथ कमोडिटीज बोथ गुड्स के लिए होना चाहिए। दोनों ही गुड्स के रिसोर्सेज अगर बढ़ गए हैं तभी शिफ्ट होगा, या दोनों ही गुड्स के रिसोर्सेज कम हो गए हैं तो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। सिमिलरली अगर दोनों गुड्स की टेक्नोलॉजी चेंज हुई है तभी अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। डायग्राम से इस चीज को हम अच्छे से देख लेते हैं। दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ शिफ्ट। सपोज अगर हम बात करते हैं रिसोर्सेज रिड्यूस हो गए या टेक्नोलॉजी रिड्यूस हो गई, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई, तो क्या होगा? दिस इज योर ओरिजिनल कर्व। रिसोर्स कम होने से, टेक्निक डाउन होने से आपका जो कर्व है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, यानी कि आपकी दोनों कमोडिटी की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपके रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए हैं, आपकी टेक्निक अपडेटेड हो गई है, आपके पास कोई न्यू टेक्निक्स आ गई है, तो कर्व अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों ही कमोडिटी की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। क्लियर है इतना? देन नेक्स्ट इज रोटेट। अभी तो शिफ्ट हो गया क्योंकि दोनों में चेंजेस आ रहा था, लेकिन अगर दोनों में से एक में चेंज आता है तो कर्व क्या होता है? रोटेट होता है। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल रोटेट आउटवर्ड अंडर द फॉलोइंग टू कंडीशन। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी इन फेवर ऑफ वन कमोडिटी। दोनों में से एक ही कमोडिटी के फेवर में टेक्नोलॉजी है, मीन्स एक ही की टेक्निक चेंज हुई है। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी। दोनों में चेंज आता है शिफ्ट, दोनों में से एक में चेंज आता है, चाहे रिसोर्सेज में चाहे टेक्निक में, तो क्या होता है? रोटेशन। ध्यान से देखिए किस तरह से ये होता है। सी, दिस इज द डायग्राम ऑफ रोटेशन। सपोज इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक ऑफ गुड एक्स, और यू कैन से ग्रोथ ऑफ गुड एक्स। टेक्निक चेंज हो गई या एक्स के रिसोर्सेस चेंज हो गए। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज ऑफ एक्स, रिसोर्सेज ऑफ एक्स गुड। अगर एक्स के गुड इंक्रीज हुए हैं तो एक्स की प्रोडक्शन बढ़ेगी, वाई की प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी। सपोज मेरे पास दो गुड्स हैं, यहाँ पे मैंने एक्स लिया, यहाँ पे वाई लिया, और ये मेरा ओरिजिनल कर्व है जिस पे इकोनॉमी ऑपरेट कर रही है। इसमें ये मेरी प्रोडक्शन है एक्स की, ये मेरी प्रोडक्शन है वाई की। देन रिसोर्सेज की ग्रोथ हो गई है एक्स की, ये एक्स की टेक्निक चेंज हो गई है, तो ये इस तरह से रोटेट हो जाएगा जैसे कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है। यानी कि जिसमें चेंज नहीं आया उसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और दूसरे की प्रोडक्शन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसका प्रोडक्शन अभी भी ओ ए ही है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन एक्स का ओ क्यू से इंक्रीज होके क्या हो गया है? ओ क्यू 1। सिमिलरली इफ देयर इज वाइस वर्सा सिचुएशन, यानी कि इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक ऑफ वाई, और यू कैन से ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज ऑफ वाई, तो एक्स में चेंज नहीं हुआ है तो एक्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा और आप कर्व ड्रॉ करोगे इस टाइप से, जिससे कि सिर्फ वाई की क्वांटिटी इंक्रीज हो। ये ओरिजिनल था, ओरिजिनल में एक्स की ओ क्यू था, वाई का ओ ए था। वाई की टेक्निक इम्प्रूव हुई या वाई के रिसोर्सेस इम्प्रूव हुए तो उसकी प्रोडक्शन ओ ए से इंक्रीज होके ओ ए 1 हो गई और एक्स की प्रोडक्शन सेम रही। क्लियर है? तो ये हो गया रोटेशन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हमारा इतना ही है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। क्लियर है दोस्तों? अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।